ऐसा तो नहीं कि पूरे बिहार में विजय कुमार चौधरी जी हमारे उनके कहने पर एक सरायरंजन में ही मेडिकल कॉलेज बना, ये इंजीनियरिंग कॉलेज बना, हर जगह बन रहा है। और क्या हम ये कहेंगे कि ये सरायरंजन का है तो क्या ये महेश्वर हजारी का इसमें योगदान नहीं है? क्या ये आलोक मेहता का इसमें योगदान नहीं है? क्या अन्य जो हमारे जिले के विधायक सांसद हैं उनकी कोई भूमिका इस अस्पताल में नहीं है? बताइए, आप विधायक बने हैं, मंत्री हैं, लाखों रुपया पर खर्चा के जेब से, आपके गाड़ी का एक बूंद तेल खर्चा होता है जनता की जेब से। तो आपको यदि आप कागज नहीं पारित करवाइएगा तो वहाँ बैठकर नीतीश कुमार जी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए भेजा। बात की आलोचना हो रही है कि बार बार एक मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर कितना चुनाव लड़िएगा। शिक्षा का विषय हुआ, कृषि का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, प्रशासकीय सेवाओं का विषय या नौजवानों के रोजगार का विषय हो, पलायन का, वो समय नहीं होना चाहिए कि कोई भी पार्टी, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हों, सिर्फ अपने आप विचारों की बात करके वैचारिक कैंपेन चला करके मतदान करवा लेना, ये नहीं होना। बिहार इलेक्शन को लेकर के सब लोग सहमे हुए हैं, सब लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं। हम अभी सरायरंजन विधानसभा के भावी प्रत्याशी से मिलने वाले, मिलकर के जानने का प्रयास करेंगे, बिहार के तमाम मुद्दों जानने का प्रयास करें। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद। अपना परिचय सर। मेरा नाम रंजीत निर्गुणी है। मुद्दाओं को लेकर के सरायरंजन में आप लोग चल रहे हैं? मैं सरायरंजन में जो जनता के जीवन से जुड़े मूल मुद्दे हैं उसमें यदि सबसे अग्रणी आप मुझसे पूछेंगे तो वह है कि हमारे क्षेत्र में सरायरंजन और विद्यापति को यदि आप मिला देते हैं तो लगभग 350 विद्यालय हैं। तो मैं यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा सबसे पहला फोकस अपने यहाँ के सरकारी विद्यालयों पर है कि उन विद्यालयों में बीपीएससी के टीचर भी आए हैं, अच्छी बात है। और अब आप देखते होंगे कि सब टीचर आते हैं, ई पोर्टल पर उनका अटेंडेंस बनता है, आते और जाते हैं, लेकिन जाने और आने के बीच में विद्यालय में जो 7-8 घंटा का जो एकेडमिक सत्र है उसमें बच्चों को क्या पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया, और आखिर सरकारी विद्यालय के बच्चे क्यों नहीं अच्छा हो सकते हैं यदि शिक्षक ढंग से पढ़ाएंगे। पहला फोकस वहाँ है। उसी के साथ समानांतर शिक्षा के तुरंत बाद कृषि को लेकर के मैं हमेशा कहता हूँ, आज का किसान बीज से बाजार तक वो परेशान हो, समय पर उसको बीज नहीं मिलता, समय पर उर्वरक नहीं मिलता। अभी देखिए कैसे किसान डीएपी, यूरिया इत्यादि के लिए परेशान चल रहे हैं, ब्लैक में खरीद के ला रहे हैं। जब किसान का उत्पादन हो जाता है तो उस समय आप देखिएगा कि कैसे उसको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। साग सब्जी वाले किसानों के लिए कोई यहाँ मार्केटिंग हब या मंडी का निर्माण नहीं हो पाया है। तो ये कृषि का मुद्दा हुआ। साथ में जो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं, जहाँ जनता को सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम डेली पड़ता है, वहाँ बिना पैसा और पैरवी के काम नहीं होता है। तो इन सभी जो मुद्दे हमारे आसपास हैं, जो लोगों के दैनंदिन जीवन के मुद्दे हैं, उस पर व्यापक पहल की आवश्यकता है। नहीं, सरायरंजन कोई बिहार से अलग तो नहीं है, सरायरंजन भी इसी बिहार का हिस्सा है। तो सरायरंजन जैसे मैंने बताया बिहार का विषय है, तो ये और इनसे ज़्यादा ज्वलंत विषय क्या हो सकते हैं? वर्तमान में जो सर बिहार में विकास हुआ है, खास तौर पे सरायरंजन में जो विकास हुआ, इस विकास के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, सरायरंजन के विकास को लेकर के जो आप देख रहे हैं आजकल एक वो हवा बनाई जा रही है कि सरायरंजन में सर्वाधिक विकास हो गया पूरे बिहार में। ये कौन लोग कह रहे हैं? जाहिर सी बात है कि मैं ही विधायक होऊंगा तो मेरे समर्थक मेरे पक्ष में सर्वाधिक बात लिखेंगे, और मैं एक काम करूंगा तो उसको गुना 4 लिखेंगे। तो यह एक सामान्य राजनीतिक बात है। लेकिन यदि आप विकास के सही मापदंडों को देखेंगे, हम छोटी सी बात करते हैं, हमको बड़ी बातें नहीं आती। लोग अपने दैनंदिन जीवन में खुश किस बात से होते हैं, ऐसे देखिए बात को। तो खुश तब होंगे कि यदि उनके पंचायत सरकार भवन पर जाएं और पंचायत रोजगार सेवक या जो अमीन है या जो हल्का कर्मचारी है दाखिल खारिज कर दे, बिना पैसा लिए कर दे और जल्दी से कर दे। खुशी वहाँ से आती है ना। ब्लॉक पर गए, कोई प्रमाण पत्र बनाना है वो जल्दी से बन जाए बिना पैसा के। क्या थाना पर गए, बिना पैसा के FIR हो जाए। किसी कृषि विभाग में गए, जो अनुदान मिलना है या इंश्योरेंस मिलना है वो बिना पैरवी पैसा के मिल जाए। तो ये पैरवी और पैसा जब जब हावी होता है, जो अभी है, मेरी सरकार है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरी सरकार में अफसरशाही चरम पर है। और आज ब्लॉक से लेकर के, जिला से लेकर के प्रदेश तक, आप पटना तक चले जाएं,
अफसरों का जो बोलबाला है यह लोगों के मानस पर आतंक फैला, और इस दिशा में काम नीचे से यथाशक्ति तथा भक्ति जो हम लोगों से बन पड़ेगा करते आए हैं पहले भी और आगे भी करेंगे। सरारंजन का सबसे विकासशील जो क्षेत्र माना जाता है नरघोघी माना जाता है, और मेडिकल क्षेत्र में लेकर के सब लोग डंका पीटते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने कई बार कहा, आज फिर कहता हूँ, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बन रही हैं, प्रस्तावित है। समस्तीपुर जिले में भी बनना था, तो हाउसिंग कॉलोनी समस्तीपुर में जगह पहले हुआ कि मुख्यालय है, लेकिन हुआ कि हाउसिंग कॉलोनी में ज़मीन का कीमत ही 100 करोड़ हो जा रहा था, यानी कि 100 करोड़ अतिरिक्त लागत हमको ज़मीन के लिए देना पड़ता। कि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, मैं अपना भी नाम कहता हूँ, हम भी उसमें अग्रणी थे, और बहुत सारे लोगों ने मिल करके अपने विधायक सांसद को सुझाया कि नरघोघी ठाकुरवाड़ी का जो ज़मीन है उसका यदि हम लोग सदुपयोग करते हैं तो अच्छा रहेगा। अब आप जहाँ के विधायक हैं, आपको हम लोग ज़मीन भी बता रहे हैं, सरकार का पैसा है ही, तो अब आप कहते हैं कि नहीं नहीं, इनके अथक प्रयास से ये ज़मीन पारित हो गई। अरे भैया, ज़मीन तो थी ही, पारित क्या होनी थी? रह गई बात उसका डॉक्यूमेंट क्लियरेंस है, आपका तो काम ही वही है। तो ये तो एक काम आपने, एक कागज़ आपने पारित करवाया ठाकुरवाड़ी का, नहीं तो ये तो हर जिले के लिए। ऐसा तो नहीं कि पूरे बिहार में विजय कुमार चौधरी जी हमारे जो माननीय हैं, उनके कहने पर एक सरायरंजन में ही मेडिकल कॉलेज बना, ये इंजीनियरिंग कॉलेज बना, ये तो हर जगह बन रहा है। और क्या हम ये कहेंगे कि ये सरायरंजन का है तो क्या ये महेश्वर हजारी का इसमें योगदान नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये आलोक मेहता का इसमें योगदान नहीं है? क्या अन्य जो हमारे जिले के विधायक सांसद हैं उनकी कोई भूमिका इस अस्पताल में? क्या ये जिले का अस्पताल नहीं है? बिल्कुल। अब तो मैंने पिछले दिनों सुना है, आदरणीय मंत्री स्वयं अपने मुंह से कह रहे थे कि ये तो जिले भर का अस्पताल है, स्वयं अपने मुंह। अब उनको समझना हो तो पिछले बार भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के नाम पर ही लड़ गए थे। तो भाई एक ही मुद्दा। और दूसरी बात, सरायरंजन की यदि बात करें तो सरायरंजन में अन्य विधानसभा की तरह जो जन सामान्य की समस्याएं हैं वो भी वैसे ही विद्यमान हैं। तो फिर सरायरंजन कैसे आपके लिए एक विशेष विधानसभा क्षेत्र होगा? हम कैसे मान लें कि सरायरंजन में सर्वाधिक विकास हो गया? बात समझ रही नहीं? इसीलिए लोग कहते हैं कि मंत्री जी जब भी आते थे यहाँ पे हमेशा आभार सभा रखा जाता है, कोई भी आयोजन होता है उसमें आभार सभा जरूर। तो कहता हूँ, आभार सभा का आयोजन जो है यह जनमानस के जागृत नहीं होने का पहचान है। और दूसरा, जो नेता, खासकर पढ़े लिखे नेता हैं, उनको तो आभार लेने का कोई नैतिक हक नहीं बनता है। किसका आभार और क्यों आभार? आपको जनता ने मतदान किया, आपको राजयोग मिलता है, आपको प्रसिद्धि मिलती है, आप जीवन में सुख भोगते हैं, और जनता के टैक्स से सरकार योजनाओं को रूप देती है, तो आप योजना बनाते हैं। तो जनता का वोट, जनता का पैसा, आपको क्या मिला? प्रसिद्धि, और उसके अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, जिन चीज़ों के मेरे पास साक्षात प्रमाण नहीं है मैं टीका टिप्पणी क्या करूँ उन चीज़ों पर? जो मोटी मोटी बातें हैं, तो आपको आभार लेने का कोई हक नहीं। उल्टा आप जनता को आभार कहिए कि आपने घर बैठे मुझे कितना अच्छा पद दे दिया, मैं मुख्यमंत्री जी के साथ घूमता हूँ, हेलीकॉप्टर में जगह जगह जाता हूँ, अच्छी अच्छी तस्वीरें आती है हमारी, भले गांव की गलियों में लोगों की मुस्कुराहट गायब है, लेकिन आपके मुस्कुराहट अखबार की सुर्खियां बटोर रही हैं, है ना? तो आप यही सब करिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए जन सामान्य के जो जीवन के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जितना ज़्यादा काम हो। और मैं अंतिम बात कह रहा हूँ, जन सामान्य को भी आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान जागरण प्रेस के माध्यम से, कि अपने ताकत को, अपनी नागरिक सत्ता को पहचानिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है? ये नागरिक तंत्र, ये मतदाता तंत्र भीड़ तंत्र बन गई है। चाहे हमारी पार्टी के हों, चाहे अन्य दलों के लोग हों, ये भीड़ तंत्र से आप लोग हटिए। क्योंकि मैं जानता हूँ आज सरायरंजन हो या पूरे बिहार की बात हो, आज 58%, 58% मतदाता 18 से 25 वर्ष के एज ग्रुप में है। बता रहा हूं मैं आपको, सबसे ज्यादा युवा यदि कहा जाए, मेरे युवा साथियों, 58% मतदाता 18 से 25 एज ग्रुप के हैं। और यदि हम 25 से 38 तक चले जाए तो ये 58 बढ़ करके 67 हो जाता है। यानी लगभग 70% मतदाता 40 के नीचे चल रही है इस समय। और ये वो जनरेशन है जिसको बहुत ही जागरूक होकर राजनीति को समझने की ज़रूरत है, नेताओं को समझने की ज़रूरत है, बहुत घुमावदार बात बनाने वालों की बात को समझने की ज़रूरत है, और सीधी